कॉन्शियसनेस हो जाता है, पैरालिसिस आ जाता है आर्म्स और लेग्स में। हमने पहले भी बात करा था शिवम, आपको याद है? तो उस वक्त जो समाज था 19th सेंचुरी का, बहुत दमित समाज था, तो एक्सप्रेशन पूरा ओपन नहीं था, तो उस वजह से बहुत सारे हिस्टेरिकल सिम्टम्स आ रहे थे। आपको याद है ना वो चीजें शिवम? हेलो, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ यू आर मैं मेरे को सुन पा रहे तो अच्छी बात है। हिरेन, आपको चीजें समझ में आ रही है ना? हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ऋषिका, आवाज आ रही है? यप यप, आ रही है आवाज तो। ओके ओके। So, out of these experiences, his growing clinical practice, Freud gradually develops a theories of human personality. अब इन्होंने देखा ना कि जो मेडिकल साइंस है, जो मेडिकल जो ट्रेडिशनल मेथड है, वो दवाएं तो ठीक नहीं कर पा रहे हैं इन चीजों को। तो लेट्स गो डीप इनटू द अनकॉन्शियस चीजें। हम मेंटल कॉज के पीछे जाते हैं। तो अब उन्होंने देखा कि पेशेंट्स जो हैं वो दिक्कतें आ रही हैं, जिसका इलाज दवा से तो केवल नहीं ठीक हो सकता। तो और भी चीजों ने काफी स्टडी करी, करीब करीब 20,000 अपने पेशेंट्स के साथ उन्होंने पूरे जीवन शैली में डील करा था, और बहुत सारी चीजें बताई। चलिए कुछ पढ़ते हैं। आउट ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस एंड हिज ग्रोइंग क्लिनिकल प्रैक्टिस, फ्राइड ग्रेजुअली डेवलप्ड हिज theories of human personality and mental illness. His ideas were complex and touched many different issues with respect to personality. हाउएवर 4 टॉपिक्स जो है बहुत ज्यादा इनका महत्वपूर्ण माना जाता है इनके पूरे जीवन शैली के थ्योरीज को लेकर। पहला है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो आज हम पढ़ेंगे। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें ईड, ईगो और सुपर ईगो का हमने बात करा था कल, हिरेन जी, इफ यू कैन रिमेम्बर, ठीक है। एंग्जाइटी और डिफेंस मैकेनिज्म, और साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में बात करा था इन्होंने, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी रहा है। चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बीनीथ द आइसबर्ग टीप। आप लोगों को ये पिक याद है क्या? ये देखिए पिक, ये पिक्चर, ये लेवल हमारे माइंड का बिल्कुल बिल्कुल अच्छे होता है। हेलो, एम आई ऑडिबल? अभी सही है चीजें? ओके, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये है हमारा, अब ये है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की चीजें, जिसमें आता है हमारा कॉन्शियस माइंड, फिर प्री कॉन्शियस माइंड, फिर अनकॉन्शियस माइंड। चलिए इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। हम्म कोई पढ़ेगा क्या? हिरेन जी, इफ यू आर हियर यू कैन रीड, अगर स्क्रीन दिख रही है तो। अभिषेक, Yeah, स्क्रीन? ओके, हाँ राइट, हाँ यहाँ से। Fred viewed himself as a scientist and he applied to the task of understanding the human mind some of the emerging ideas about sensory thresholds and the possibility of responding to stimuli we can't report perceiving. हम्म He soon reached the starting conclusion that most of the mind lies below the surface, हम्म below the threshold of conscious experience. ओके ओके, यहाँ पे स्टॉप करेंगे। तो फ्रायड ने अपने आप को एक वैज्ञानिक के तौर पे देखा, खुद को, और ये उन्होंने जो ह्यूमन माइंड को समझने का तरीका अपनाया ना, वो सेंसरी थ्रेशोल्ड से परे था। अम, और ये जो हम स्टिमुली को, जो भी बाहरी चीजें हैं, हम उसको परसीव करने के लिए एक अलग तरीका इन्होंने अपनाया। और इन्होंने बताया कि देखिए हमारे माइंड के भीतर ना बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम अवेयर नहीं है, जो कि हमारे जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, इससे परे भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इन्होंने ये बात बताई। अब इन्होंने बताया कि
फिर यहीं से इन्होंने बात की, वही है, अनकॉन्शियस की चीजें बात की। इन्होंने बताया कि हमारा जो, आगे पहले पढ़ेंगे फिर उसके बाद बात करेंगे। यहाँ से पढ़िए, एबव दिस बाउंड्री। हिरेन जी एबव से पढ़ेंगे, एबव दिस बाउंड्री यहाँ से। Above this boundary is the realm of the conscious. This includes our current thoughts, whatever we are thinking about or experiencing at a given moment. ठीक है, Beneath आगे। this, beneath this conscious realm is the much larger pre-conscious. This contains memories that are not part of current thought but can readily be brought to mind if the need arises. Finally, beneath the प्री pre-conscious human mind, the desires and impulses that we remain largely unaware of. देखिए, थैंक यू वेरी मच सिरेन जी। इन्होंने सबसे पहले बात क्या किया, कॉन्शियस माइंड का। इसमें हमारे जो करेंट थॉट्स होते हैं ना, वो आते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड में। जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी गिवे, अभी वर्तमान में, उसको, ये पूरा हिस्सा जो है हमारा दिमाग का हिस्सा, हमारे कॉन्शियस माइंड में आएगा। ठीक है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं हिरेन जी के बारे में सोच रहा हूँ, शिवम जी के बारे में सोच रहा हूँ, यहाँ ऋषिका है, कौशल है, साक्षी है, सबके बारे में सोच रहा हूँ और बातचीत कर रहा हूँ। ये सब क्या है, करंट की थिंकिंग है ना, एक्सपीरियंसेस है, ये सारी क्या है, कॉन्शियस माइंड के भीतर आएंगी। ठीक है, तो अब देखिए इसके भीतर क्या आती हैं चीजें, इसके बाद की चीजें, एक और बड़ा हिस्सा आता है जिसको हम बोलते हैं प्री कॉन्शियस माइंड। अब प्री कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, इसमें ऐसी मेमोरीज होती हैं जो हमारे करेंट थॉट में नहीं होता। ठीक है, ये तभी आती हैं याद में जब हमें इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये, इसको हम बोलते हैं प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस में जैसे आपकी जो शिक्षा हो गई, आपका जो लर्निंग हो गया, वो चीजें आती हैं। ओके, आगे बात करते हैं। इसके नीचे, प्री कॉन्शियस के नीचे एक और बहुत बहुत ज्यादा बड़ा वाला हिस्सा होता है, beneath the preconscious forming the bulk of human mind, ठीक है, is the unconscious। इसमें ऐसे इसमें थॉट्स होते हैं, हमारे डिजायर होते हैं, इंपल्सेस होते हैं। बहुत सारा हिस्सा हमारा थॉट्स का, डिजायर का, इंपल्स का होता है इसके भीतर, जिसके प्रति हम अनअवेयर होते हैं, हम उनके बारे में जानते नहीं है। करीब करीब हम बोल सकते हैं 80 से 90% इलाका जो हमारे थॉट्स का है, हमारा डिजायर है, हमारा इंपल्स, ये सारी चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक हम सही चल रहे हैं ना? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या, कुछ फीडबैक एनी इफ यू वांट टू गिव? हिरेन जी, शिवम? गुड। ओके, शिवम जी आप पढ़ेंगे क्या ऑल दो से? शिवम, am I audible to you? Hello, शिवम? Okay, Rishika, you can contribute. Oh, she is not here. ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, she is here, she is here. Rishika, you can read यहाँ से, although some of this material has always risen conscious से। हेलो अभिषेक, यू आर हियर? ऑल Hello, hello. या ऑल Although दो से। said that, कंटिन्यू प्लीज। although some of this material has always been unconscious, Freud believed that much of it was once conscious, but has been actively repressed, hidden from awareness because it was too anxiety provoking. For example, Freud believed that emotional experiences or unacceptable sexual or aggressive urges are often driven deep within behavior. The fact that we are not aware of them, however, in no way prevents them from affecting our behavior. Indeed, Freud believes that many of the symptoms experienced by his patients were disguised and ओके, वी विल रीड। ठीक है, तो हालांकि देखिए बहुत सारी चीजें जो होती हैं हमारे अनकॉन्शियस में,
वो कॉन्शियस माइंड से ना धकेली गई होती हैं, रिप्रेस्ड की गई होती हैं, दबाई गई होती हैं। ऐसा देखिए, वो जो रिप्रेस्ड थॉट होते हैं ना, वो हमारे एंग्जाइटी देने वाले होते हैं, हमें एंग्जाइटी देते हैं, एंग्जाइटी को प्रोवोक करते हैं। इसलिए हमारा कॉन्शियस माइंड का हिस्सा, वो वाला हिस्सा जो एंग्जाइटी हमें देता है, वो जाके अनकॉन्शियस में बैठ जाता है। ऐसा कहना था सिगमंड फ्रायड का। तो जैसे कि अनएक्सेप्टेबल समाज में जो चीजें एक्सेप्टेड नहीं है, ऐसा फीलिंग, ऐसा डिजायर, ऐसा अर्ज, और वो हमें हमारे मोरालिटी के खिलाफ होती है, तो वो सभी के सभी चीजें रिप्लेस्ड हो जाती हैं कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में। सही है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो अनएक्सेप्टेबल होते हैं, जो हमारे जैसे हमारे सेक्सुअल अर्जेस, एग्रेसिव अर्जेस, ये अक्सर हमारे बिहेवियर का जो बहुत बिहेवियर रेगुलेट होता है, अफेक्ट होता है, वो सारा ये वाला हिस्सा जो है सेक्सुअल और एग्रेसिव अर्जेस, ये जाके जो अनएक्सेप्टेबल होता है वो जाके हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अक्सर ऐसा होता है। द फैक्ट दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ देम, हमें इसके बारे में पता नहीं होता। ज्यादातर हिस्सा जो हमें पता ही नहीं होता उसके बारे में कि हमारा बिहेवियर, हमारा ये जो इम्पल्सिविटी आ रही है, हमारा जो बिहेवियर इस प्रकार से हो रहा है, वो अनकॉन्शियस माइंड से ड्रिवेन हो रहा है, हम उसके बारे में अवेयर ही नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो फ्रायड मानते थे कि ये एक्सपीरियंस, इससे क्या होता था ना, पेशेंट जो जितने सारे, बताता हूँ इसके आगे क्या है, मेंटल डिसऑर्डर जो भी है, मेंटल इलनेस जो है, बहुत बड़ा कारण जो है हमारा अनकॉन्शियस माइंड के भीतर चीजें बैठी हुई हैं, ये उन्होंने बताया था। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? हम सही चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं? हेलो, देखिए यहाँ से अभी हम ओके, अनफॉर्चुनेटली से पढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, यहां से पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे फ्रायड व्यूज अबाउट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में है। फ्रायड जो मानते थे ह्यूमन माइंड का 3 डिस्टिंक्ट लेवल है, यही सारी चीजें हैं जिसमें हमारा पर्सनालिटी का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये हमने पिछले क्लासेस में ये डिस्कस किया था। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं इड को वो डिजायर से प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। इड यहाँ पे जो है, इड किससे मोटिवेटेड होता है? इड क्या किस पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ईगो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, रीजन लॉजिक लगाता है। और ये जो सुपर ईगो है किस पे काम करता है? हमारे कॉन्साइंस पे काम करता है, मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये जो इड, ईगो और सुपर ईगो है ना, ये हमारे पर्सनालिटी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू फ्रायड। ये फ्रायड के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे चीजें। और जो ह्यूमन का लेवल ऑफ माइंड है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में सोचने समझने की क्षमता, हमारा जो कॉन्शियसनेस का लेवल बोल सकते हैं, वो जो है कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस है। अब ये कैसे कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इड, ईगो, सुपर ईगो से जुड़ा हुआ है, इंटर रिलेटेड है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। शिवम, हम वही सारी चीजें पहले क्लासेस से बात कर रहे थे ना, अब वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, एक्सपेक्ट ऑफ पर्सनालिटी क्या होता है? इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, चलिए देखिए, ईगो जो होता है हमारा, हम आते हैं फोटो पे, हम फोटो पे आते हैं। देखिए यहाँ, इससे आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, तो हमारा जो लेवल क्या होता है, 3 प्रकार का, कॉन्शियस लेवल, माइंड का, कॉन्शियसनेस का, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस में हम अवेयर होते हैं, हम प्रेजेंट की चीजें होती हैं। ठीक है, हमारा आपके जो करंट के थॉट्स हैं, करंट का परसेप्शन है, ये किस में आता है? कॉन्शियस माइंड में आता है, कॉन्शियस माइंड के लेवल में आता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस के लेवल में। दूसरा क्या है? प्री कॉन्शियस माइंड है। प्री कॉन्शियस माइंड का लेवल में क्या होता है? आपकी जो मेमोरीज हैं, जो यादें हैं आपके पास्ट की, आपके बचपन की, आपके जो अच्छे मेमोरीज हो गए, है ना,
आप जरा सा ध्यान देंगे ना, जरा सा जोर लगाएंगे ना, तो आपको तुरंत तुरंत अच्छे से मतलब याद आ जाएगा, और जरूरत पड़ेगा तो आपको चीजें वो याद आ जाएंगी। आपका जो भी स्टोर्ड नॉलेज है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, गिव मी योर इंट्रोडक्शन, तो आप अच्छे से एक फॉर्मेट में बोलते हो। तो ये सारी चीजें जो आपका स्टोर्ड नॉलेज है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका जो स्टोर्ड नॉलेज है, ए बी सी डी से लेके पूरा अल्फाबेट, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? हमारे प्री कॉन्शियस लेवल के अंदर आती हैं। अनकॉन्शियस माइंड में देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? मैं ऑडिबल तो हूं ना? सभी लोग बोलें प्लीज। Yes, yes. थैंक यू वेरी मच। हिरेन, शिवम, साक्षी और अभिषेक, आप सभी को आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ठीक है, जी जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अनकॉन्शियस लेवल में क्या होता है? हमारे फियर्स, हमारे डर, अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर्स, वायलेंट मोटिव्स, इरेशनल विशेस, अतार्किक चीजें होती हैं, सेल्फिश नीड्स, इमोरल अर्जेस, सेमफुल एक्सपीरियंसेस, ये सारे, इसमें पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव एक्सपेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड के भीतर ज्यादातर चीजें यही होती हैं। आपका जो बचपन में डर बैठ गया है किसी के प्रति, वो पता है आगे चल के कार्ल युंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की बात करी थी, वो भी चीजें इसमें होती हैं आगे चल के, लेकिन वो उनकी थ्योरी में है। तो वो सारी चीजें भी होती हैं जो सभी क्या हो गया, सभी कम्युनिटी और सभी कंट्रीज में कॉमन होती हैं, मतलब हर जगह पे, हर लोकेशन में, वो पढ़ेंगे कभी, आगे का क्लास वही होगा। तो समझ में आ रहा है ना कॉन्शियस में क्या होता है, प्री कॉन्शियस में क्या होता है, अनकॉन्शियस में क्या होता है? अब देखिए, आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, हेलो, सब कॉन्शियस को आप प्री कॉन्शियस बोलिए, ठीक है। इट्स ओके, ये वर्ड से हमें बहुत दिक्कतें होती हैं, तो शब्दों का थोड़ा खेल है, ठीक है। ठीक है, आप पूछिए, क्या पूछना था आपको? नहीं, वो प्री कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, वो थोड़ा नाम बदल दिया गया, ठीक है। कॉन्शियस माइंड जो है ना, आप मोस्टली आपका जो ईगो होता है, पर्सनालिटी का ईगो हम बता दें, और ईड, ईगो, सुपर ईगो, जिसने नहीं पढ़ा है हल्का सा बता देते हैं। ईड जो है प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ईगो आपका रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, सुपर ईगो जो है आपके मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आपका जो मोस्टली आपका जो ईगो होता है रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, रेशनल होता है, रेशनल तार्किक होता है, लॉजिकल होता है, वो आप जुड़ा होता है, ज्यादातर हिस्सा इसका ईगो का होता है कॉन्शियस माइंड से, लेवल कॉन्शियस लेवल से इसका जुड़ाव होता है ज्यादातर। अब आपका जो प्री कॉन्शियस वाला हिस्सा है, इसका ज्यादा जुड़ा होता है आपके सुपर ईगो, आपका जो नैतिकता है, आपके जो कंसाइंस हैं, आपके जो जो पेरेंट्स डेवलप करते हैं, कोई काम से मतलब करने से माता पिता ने आपको पीट दिया, मार दिया, तो वो काम आपके लिए मोरलिटी गलत हो गया, मोरली गलत हो गया, ठीक है। कोई काम करने से आपको रिवॉर्ड देता है पूरा सोसाइटी, पेरेंट्स, आपके कलीग्स, आपके पियर्स, आपके भाई कजन्स, ठीक है, तो वो आप बोलोगे वाओ इट्स अ गुड बिहेवियर, ये काम अच्छा है। तो ये सुपर ईगो का कॉन्साइंस ऐसे डेवलप होता है। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं? वो प्री कॉन्शियस लेवल पे आके बैठी होती हैं, ठीक है। आपके नॉर्म्स, आपके कल्चर, आपके सोशलाइजेशन वाली चीजें, आपका स्टोर्ड नॉलेज, आपके मेमोरीज, जो बचपन में, हम बचपन में होते तो झूला झूलते थे, अरे कितना अच्छा लगता था, ठीक है, और फिर आप वो, मैं बीच बीच पे गया था, वो माउंटेन पे गया था, वो यादें हमारे दोस्तों के साथ, और ये सारी मेमोरीज हो गई, शादी का कोई मेमोरी हो गया, तो वो सारी चीजें किस में आएगा? हमारे प्री कॉन्शियस लेवल में आएगा, और वो जुड़ा होता है हमारे सुपर ईगो से। ये मोरालिटी भी आ जाता है इसमें ना, इस वजह से सुपर ईगो से जुड़ा हुआ है ज्यादातर हिस्सा। अनकॉन्शियस जो है आपका ईड से जुड़ा हुआ है। जितना अतार्किक चीजें हैं, इरेशनल, और ईड को क्या चाहिए? बच्चा है, बताया था आपको, इसको मन करेगा ना अपना इच्छा को पूर्ति करने के लिए किसी की हत्या भी कर देगा, ठीक है। तो ऐसे जो बिल्कुल इलॉजिकल चीजें, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें चाहिए होता है, ये वाला जो हमारा इड वाला, इड डोमिनेटेड बिहेवियर है, ये सभी के सभी किस में आता है? हमारे अनकॉन्शियस लेवल में बैठी होती है, ठीक है। सभी, अब हम सही चल रहे हैं ना? सभी को समझ में आ रहा है? साथ चल रहे हैं हम? ठीक है जी, ठीक है। शिवम जी, आप भी बता दीजिए, ठीक है। सबका फीडबैक आते रहे, ताकि मुझे लगे मैं इंसानों से बात कर रहा हूँ, ठीक है।
ओके, लेट्स गो फर्दर। टाइम क्या हो रहा है? ठीक है। यही सारी चीजें हैं, देखिए वही सारी चीजें हैं। ईगो जो होता है मोस्टली कॉन्शियस होता है, ये इड और सुपर ईगो के बीच घूमता रहता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, तार्किक होता है हमारा जो ईगो है। ठीक है, सुपर ईगो सभी लेवल पे पाया जाता है अक्सर। मोस्टली ये जो होता है मोस्टली ये जो सुपर ईगो है हमारा इसमें होता है, ईगो में ही होता है, लेकिन ये सुपर ईगो शिफ्ट करता रहता है। लेवल क्या होता है इसका? अनकॉन्शियस माइंड होता है, हमारे मोरालिटी वगैरह चीजें होती हैं इसमें होती हैं, कंसाइंस जो पेरेंट्स द्वारा बनता है, सोसाइटी द्वारा बनता है, वो सारी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है। इड जो है अनकॉन्शियस होता है, ये बेसिक इंपल्सेस जो आपके सेक्सुअल और एग्रेशन वाली चीजें, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर जो हमने कल डेथ इंस्टिंक्ट की चीजें पढ़ी थी, तो डेथ इंस्टिंक्ट की भी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, इड में ही होती हैं। ये तुरंत इसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए एट एनी कॉस्ट। इरेशनल होता है, इंपल्सिव होता है, बहुत जल्दी ट्रिगर्ड होता है, जो जितने आप देखेंगे इसीलिए रेपिस्ट और क्रिमिनल होते हैं इड डोमिनेटेड होते हैं। खैर ये साइको एनालिसिस क्या होता है हल्का सा बता देते हैं। एक सिगमंड फ्रायड ने ना एक थेरेपी का तरीका लाया था, फ्री एसोसिएशन इसमें करते थे, कि आपको सिंपली भाषा में बताते हैं, ड्रीम एनालिसिस कराते थे और फ्री एसोसिएशन कराते थे कि कुछ भी आपके मन में आ रहा है, गंदे से गंदा विचार, अच्छे से अच्छा विचार, आप बोलो, आप खुल के बोलो, आपको जज नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये एक जैसे जनरली एक अंधेरे कमरे में बैठा देते थे और थेरेपिस्ट उनके पीछे चला जाता था। तो वो शुरुआत में सिगमंड फ्रायड तो हिप्नोसिस वगैरह करते थे ऐसा, तो उसका भी यूज़ करते थे। फिर एक रेजिस्टेंस का स्टेज आता था, तो बोलते 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 अचानक चुप हो जाता था इंसान, तो फिर उसका मदद करते थे। अब जहाँ पे चुप होता था तो वही उसका जो एंग्जाइटी वाला थॉट होता था, जो सेमफुल और जो उसको परेशान करने वाला थॉट होता था, तो फिर ऐसे ही करते करते फ्री एसोसिएशन कराते हैं, ड्रीम एनालिसिस कराते हैं कि सपने में जो जो आया बताओ, उसको बहुत कॉशियसली नोट डाउन करते हैं। लाइफस्टाइल के बारे में देखते हैं कि आपका डेली का लाइफस्टाइल क्या है, कौन सी चीज़ें आप भूल रहे हो। फ्राइडियन स्लिप की बात करते हैं, जो अचानक से अरे नहीं, जैसे टेम्पटिंग, नहीं सी इज़ वेरी टेम्पटिंग, अरे टेम्पटिंग नहीं, कुछ और बोल रहा था मैं, तो ऐसे करते हैं ना, तो ये फ्राइडियन स्लिप में है। तो ये सारी जो फ्राइडियन स्लिप आपका होता है, ये दिखाता है चीजें। इसके थ्रू साइको एनालिसिस में वो मन की बातें, अनकॉन्शियस की चीजें, मटेरियल को कॉन्शियसनेस तक ला देते थे और बोलते थे आप जो है वो व्यक्त कर दो, जो अचेतन में है, जो अनकॉन्शियस में है, वो कॉन्शियसनेस में अपने चेतन मन में ला दो। ठीक है, तो आपकी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। ये था साइको एनालिसिस का मेथड। अब सिंपल बस शब्दों में समझे तो ए मेथड ऑफ थेरेपी बेस्ड ऑन फ्राइड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। इसमें थेरेपिस्ट क्या करता था, रिप्रेस्ड जो अब दबाया गया आपका जो मटेरियल आपने जो रिप्रेस कर दिया है, जो अनकॉन्शियस में चली गई है, उस अनकॉन्शियस को फ्री एसोसिएशन के थ्रू कॉन्शियसनेस में, आपके चेतना में, आपके अवेयरनेस में ला लेते थे। ठीक है, जो आप प्रेजेंट में हो। तो अनकॉन्शियस से अनकॉन्शियस के मटेरियल को, अनकॉन्शियस का मटेरियल क्या, आपके वो इमोरल अर्जेस, आपका वॉयलेंट मोटिव, आपका फियर, आपका अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर, इरेशनल विशेस, सेमफुल एक्सपीरियंसेस, वो सारी चीजें जो आपके अनकॉन्शियस में पड़ी है, उसको आप अपने कॉन्शियसनेस में लेके आ जाओ। ठीक है, तो यही होता था साइको एनालिसिस में। बहुत वो भी कभी पढ़ेंगे, ये पूरा अच्छा तरीका है, साइको एनालिसिस भी बहुत अच्छा है, कभी पढ़ेंगे इसके बारे में, अच्छा स्टेप से पूरा इसका है। खैर इड क्या होता है, इड बताते हैं आपको। इड ईगो सुपर ईगो। इड एक, इसमें फ्रायड की थ्योरी में क्या था, एक पर्सनालिटी का पोर्शन था जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता था। ये बहुत ही प्रिमिटिव नीड्स माने जाते हैं। अच्छा, कोई प्लीजर प्रिंसिपल पढ़ेगा क्या? प्लीज हेल्प मी। कौन करेगा? शिवम आप पढ़ेंगे क्या? Am I audible to everyone? हेलो, हिरेन आप ही पढ़िए, ठीक है, यहाँ से प्लेजर प्रिंसिपल से पढ़िए। Pleasure principle, the principle on which the idea operates according to which देखिए कोई बात नहीं, कल से कोई होता है समस्या, कोई बात नहीं। The principle on which the id operates according to which immediate pleasure is the sole motivation for behavior. ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है ना, वही भाई हमें प्लेजर चाहिए,
इसका जो बिल्कुल सोल मोटिवेशन होता है कि वो बस क्या चाहिए, प्लेजर, प्लेजर ही चाहिए इनको, और इमीडिएट चाहिए, ये भी नहीं मुझे डिले नहीं करना है, मुझे इंस्टेंट चाहिए, इमीडिएट चाहिए। तो आपका जो अब ईड इसी पे काम करता है। तो ये इसका सिद्धांत क्या है कि मुझे केवल क्या चाहिए, प्लेजर चाहिए, मेरा मोटिवेशन बिहेवियर का क्या है करने का, केवल प्लेजर चाहिए, इमीडिएट चाहिए। इसी सिद्धांत को, इसी प्रिंसिपल को हम प्लेजर प्रिंसिपल बोलते हैं। ओ नो, वेट अ मिनट, ये क्या हो गया? द फाइनल एक्सपेक्ट, यहीं पे थे हम ना? वेट अ मिनट। ओके, चलिए। द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, वही सारी चीजें हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो बता चुके हैं। फ्राइड सजेस्ट दैट पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ लार्जली 3 पार्ट, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। हम फिगर में देखे हुए थे 12.2 में। तो ईड में हमारे इनेट अर्जेस होते हैं, प्रिमिटिव, और सॉरी किसका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? ओके, थैंक यू। According to Freud, the id is totally unconscious, operates in according with the terms of pleasure principle। id हमारे pleasure principle पे चलता है, और ये इसको immediate gratification चाहिए, total gratification चाहिए। और ये देखिए, कभी कभी ना ये इसको इसको गोल तक चाहिए होता है, किसी भी कॉस्ट तक, किसी भी कीमत पे। लेकिन अब उसके आगे पढ़ते हैं। अब देखो, आप अपने केवल प्लेजर पे ही चलोगे, ईड के साथ ही चलोगे तो क्या होगा? अब कैसे आगे, थोड़ा ईड के बारे में हमने समझ लिया, ईगो और सुपर ईगो भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। अनफॉर्चुनेटली से कौन पढ़ेगा? ऋषिका, यू कैन कंटिन्यू अनफॉर्चुनेटली से। Unfortunately, the world offers few opportunities for instant pleasure. Moreover, attempting to gratify many of our innate urges would soon get us into trouble. It is in response to these facts that the second structure of personality, the ego, develops. The ego's task is to hold the id in check until conditions allow for satisfaction of its impulses. एक मिनट Thus, नहीं, नहीं, इसके okay. यहीं तक रोकते हैं, ठीक है, इसके बाद Hmm. कंटिन्यू करेंगे। देखिए, दुर्भाग्यवश हम क्या होता है, दुनिया ये जो है बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी देती है कि आपका जो इंस्टेंट प्लेजर है, ग्रेटिफिकेशन है, उसको आप ले पाए। ठीक है, हर चीजें आप तुरंत ले सकते हैं। तो हमारे जो इनेट अर्जेस होते हैं, अगर आप इसी के बलबूते चलते रहे तो आप बहुत ट्रबल में पड़ सकते हैं, दुविधा में, मुश्किल में पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा एक दूसरा स्ट्रक्चर आता है पर्सनालिटी का, ईगो। ईगो बनता है क्योंकि हमें ईड को संभालना है, ईड के इंस्टेंट प्लेजर वाली बिहेवियर को संभालना है। तो ये भैया आते हैं ईगो। ठीक है, अब ईगो का टास्क क्या होता है कि भाई ईड के जो अर्जेस हैं, ईड के जो इंस्टेंट प्लेजर है, डिमांड है उसका जो आ रहा है, उसको चेक करें। कहाँ? सोसाइटी में कंडीशन चेक करते हैं कि हाँ, इसका जो इम्पल्सेस आ रहे हैं, इसका जो डिमांड आ रहा है, इसका जो प्लेजर सीकिंग बिहेवियर आ रहा है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए कंडीशन अलाउ कर रही है क्या? ठीक है, तो ये चेक करता है कौन? ईगो। ये चेक करता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कल दिया था, एक बच्चा है, ईट समझ लीजिए, उसको रसगुल्ला चाहिए, किसी तरह मुझे रसगुल्ला चाहिए, मैं चुरा लूं, मैं शीशे के अंदर रखा शीशा को तोड़ के ले लूं, या उसको शूट कर दूं, मैं चाकू से मार डालूं उसको, मेरे को किसी तरह मतलब ये चाहिए, मैं पैसे चुरा के ले लूं घर वालों से, किसी तरह मुझे दुकान से रसगुल्ला चाहिए। तो इस तरह तो ईड के तरीके से तो नहीं चल पाएंगे ना। तो ईगो आता है, ईगो बोलता है नहीं, यहाँ पे आसपास लोग हैं, अगर तुम चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे, दिक्कत में पड़ जाओगे, पुलिस हत्या करोगे तो पुलिस जेल में ले जाएगी। तो ये सारी चीज देखता रहता है कंडीशंस को ईगो। ठीक है, 10 से कंटिन्यू करेंगे। ऋषिका प्लीज, 10 द ईगो। Okay, thus the ego operates in accordance with the reality principle. It देखिए, takes into- रियलिटी प्रिंसिपल, इट टेक्स, पूरा पढ़ लीजिए पहले। हाँ, इट टेक्स, Okay, it takes into account environmental conditions and the consequences of various actions and directs behavior so as to maximize pleasure and minimize pain.
The ego is partly conscious but not entirely. So, thus, some of its action, for example, its internal struggle with the it, are outside of conscious knowledge or understanding. देखिए, थैंक यू वेरी मच ऋषिका। तो ईगो का टास्क होता है कंडीशन चेक करना। तो ईगो हमेशा ना रियलिटी प्रिंसिपल पे ही काम करता है, वास्तविकता को भापते हुए अपना वो करतब दिखाता है, अपना मैकेनिज्म, अपने टेक्निक्स यूज करता है ईगो। ठीक है, अब ये देखता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन अलाउ कर रही है क्या ईड के जो डिमांड आ रहा है भाई साहब का, उनका जो डिमांड आ रहा है क्या इन्वायरमेंट अलाउ कर रहा है क्या। और फिर देखता है कि अगर इसके मैं डिमांड को मैं पूरा कर रहा हूँ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आफ्टर मैथ क्या होगा, दुष्परिणाम क्या हो जाएगा इसका। ये सभी चीजें देखता रहता है वो। इसका मेन काम यही क्या होता है कि भाई इसकी प्लेजर को मैक्सिमाइज करना है, प्लेजर को देना है, और इसका जो पेन होता है उस पेन को मिनिमाइज करना है, दर्द को कम से कम करना है। अगर आप देखो अब प्लेजर की तरफ नहीं जाओगे तो एंग्जाइटी डेवलप होगा, तो टेंशन तनाव की गतिविधि बनेगी ईड और ईगो के प्रति, तो पेन बढ़ता है ना। तो उस पेन को कम करें हम और प्लेजर को मैक्सिमाइज करें, तो ये देखता है हमारा ईगो। ईगो जो होता है ज्यादातर हिस्सा इसका कॉन्शियस ही होता है। जो हम ईगो हम अवेयर रहते हैं इसके प्रति ना, हम चेक करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, देख ट्रेक करते हैं अगल बगल इन्वायरमेंटल कंडीशन का। लेकिन पूरी तरह ये जो है ईगो ना पूरी तरह कॉन्शियस लेवल पे नहीं होता। तो जैसे कि इसका एग्जांपल ये है कि हमारा जो ईड और ईगो के बीच जो क्लैश चलता रहता है, अब वो क्लैश को पूरी तरह ईगो समझ जाए तो क्लैश ही नहीं होगा ना। तो इससे हमें सबूत मिलता है कि ईड और ईगो जो है आपस में क्लैश होता है, इस वजह से पूरी तरह वो कॉन्शियस माइंड में नहीं है। खैर कुछ चीजें आपको बहुत सारे लोगों को नहीं लग रही होगी, लेकिन फिर भी सुनते रहिएगा, आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साक्षी आप पढ़िए अब द फाइनल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी डिस्क्राइब्ड एज सुपर ईगो। सुपर ईगो के बारे में, नैतिकता, ये आप बताइए इसके बारे में। चलिए, The final फाइनल aspect of personality described by Freud is a superego. Is to seeks to control satisfaction of our id impulses, but it construct to the ego. It is concerned with morality, with whether various ways that could personality satisfy id कोई बात potentially satisfied impulses are right or wrong. नहीं। The superego permits us to gratify such impulses only when it is morally correct to do so, not simply when it is safe or feasible as required by the ego. ईगो फिर से बता दे रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी वाला ईगो नहीं है ये। ठीक है, वो अलग, यहाँ पे अलग ईगो है। ओके, तो फाइनल देखिए, जो अंतिम हमारा जो तत्व है हमारे पर्सनालिटी का पहलू है वो है सुपर ईगो। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो इड का इम्पल्स आ रहा है उसके ऊपर कंट्रोल लाता है, को सेटिस्फाई करने के लिए ना, कि कंट्रोल लाता है। कि इड के ऊपर ईगो आता था तो वो तो उसके पेन को कम करना, जो क्लासेस के बिटवीन जो पेन हो रहा है उसको कम करना, और प्लेजर को उसको मैक्सिमाइज करना, और सिचुएशंस को भापते हुए उसके प्लेजर को पूरा करना, लेकिन सेटिस्फाई करना पूरी तरह नहीं होता था। यहाँ पे सुपर ईगो जो है ना इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बट आगे लेकिन इसका एक दिक्कत होता है सुपर ईगो का। सुपर ईगो क्या करता है कि इसको अपनी नैतिकता स्थापित करनी है किसी भी तरीके से। उसके लिए कुछ इसका भी कभी कभी ना ज्यादा, अगर आप किसी कोई पर्सनालिटी सुपर ईगो में चले जाती है तो उसको दिक्कत होने लगता है, बिल्कुल फ्रीडम वगैरह कभी कभी नहीं अलाउ करते हैं, और जो कभी कभी डिजायर्स भी हमारे जरूरी होते हैं, तो अगर आप उसको नहीं फुलफिल करोगे तो बहुत ज्यादा आदमी थोड़ा बॉन्डेज का फीलिंग करता है, एंग्जाइटी से भी आ जाता है। फ्राइड इसमें अपने थ्योरी में आगे बात करा था इन्होंने, अगर जो बहुत ज्यादा कॉन्शियस स्ट्रिकन हो जाता है, इसका एक शब्द है, जो बहुत ज्यादा सुपर ईगो में ही रह जाता है, उससे भी दिक्कत होने लगता है। ठीक है, बट इट कंट्रास्ट टू द ईगो इट कंसर्न विद मोरालिटी। इसका मेन
फोकस रहता है मोरालिटी पे, नैतिकता स्थापित करनी है हमें। बहुत सारे तरीके अपनाता है, ये तकनीक अपनाता है क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, कंट्रोल और सेटिस्फाई करने के लिए ईड को, वेदर द वेरियस वे, भले वो गलत हो या सही हो, ईड के इम्पल्सेस गलत हो या सही हो, उस पे क्या करना है, अपने मोरालिटी को लाके रखना है। मेरी नैतिकता तुम्हारे इम्पल्सेस, तुम्हारे डिजायर, तुम्हारे चाह से ऊपर है, ऐसा बोलता है सुपर ईगो ईड से। The super ego permits us to gratify such impulses only when it's morally correct. हाँ, आपका जो डिजायर है, आपका जो इच्छा है, उसको हम पूर्ति करेंगे, फुलफिल करेंगे, सुपर ईगो बोलता है इससे, ओनली इफ इट इज मोरली करेक्ट टू डू सो। अगर नैतिक रूप से सही है तभी आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो, सुपर ईगो ऐसा बोलता है ईड से। केवल इसलिए नहीं कि वो सुरक्षित है, आप उसको कर सकते हो इसलिए आप कर लो, नहीं, मोरली करेक्ट होना चाहिए। आपका जो डिजायर, आपका जो मोटिव है, वो मोरली नैतिक रूप से करेक्ट होना चाहिए। वैल्यूज हो गया, आपका एथिक्स हो गया, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है तभी आप अपने डिजायर को पूर्ति कर सकते हो। तो ऐसा सिद्धांत है मोरालिटी प्रिंसिपल का। गॉट इट? समझ में आ रहा सभी को? शिवम, हिरेन, कौशल, किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं। ओके, ठीक है, हम टाइम से चल रहे हैं। हाँ, हेलो, हाँ ऋषिका, प्लीज आस्क। या तो जैसे आपने बोला कि हमारा सुपर ईगो है, तो वो मतलब मोरल परसेप्शंस बताता है हमें, बट सम आई मीन एक्सेप्शनल भी हो सकता है इस पे एक कि इफ यू आर मच हायर ऑन आवर सुपर ईगो, तो हम वो सारी चीजें नहीं कर पाएंगे जो हमें like which we want to do. So is it like it's a balance which ego holds between id and super ego? या कि तभी कभी तो था कभी ना। maybe sometimes maybe we want to try something new, but फिर हमारे moral obligations आ जाते हैं, and फिर उसका वो बहुत बड़ा spectrum है सही गलत का भी, like, and sometimes I think people feel very low because of that, like underconfident रहते हैं थोड़े। बिल्कुल, बहुत सारी एंग्जाइटी हमारी वहीं से आने लगती है। हाँ, सही है, जी, हाँ, थैंक यू, ओके, वेलकम। पता है इसमें ऋषि का क्या होता है? ईगो बोलता है मैं ईड की सुनूं, सुपर की सुनूं। अचानक में इतना क्लैश होने लगता है ना, तो दिक्कत होने लगता है। वो जैसे वोल्केनो इरप्ट होता है तो इरप्ट हो जाता है, लेकिन उससे पहले और तकनीकें अपनाता है वो। इसका आंसर मैं देना चाहूंगा कि जैसे हम लोगों ने कल भी पढ़ा था ये कि जैसे जो ऋषिका ने अभी क्वेश्चन पूछा, तो इसमें अभी हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि किस तरीके से एंजाइटी के टाइप्स होते हैं और वो किस तरीके से फॉर्म होती है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी मॉरल एंजाइटी होती है वो हमारे ईड और सुपर ईगो के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होती है, और जो हमारी न्यूरोटिक एंजाइटी होती है वो हमारे ईगो और ईड के कॉन्फ्लिक्ट से होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे ईड की जब इम्पल्सेस फुलफिल नहीं हो पाते, मतलब फुलफिल होना वो भी जरूरी है, और कहीं ना कहीं वो सुपर ईगो की सुनना भी जरूरी है। पर जब एक ही साइड डोमिनेट कर जाती है तो हमें एंजाइटी होने लगती है। वही है। अब इसके लिए देखिए डिफेंस मैकेनिज्म भी लेकर आता है। डिफेंस की चीजें अब यही से तो उत्पन्नता होता है, मतलब क्या बोलते हैं, उत्पन्न होता है क्या डिफेंस मैकेनिज्म। उसके पहले भी कौशल ने सही बोला कि 3 प्रकार का चीजें लेकर आता है कि चलो इस सिचुएशन से ही भाग जाओ, या जैसा बोल रहा है वैसा मान लो, या मैं उससे फेस ही ना करो सिचुएशन को। तो ये 3 चीजें भी पहले अपनाता है वो, जब ईगो नहीं संभाल पाता है ईड और सुपर ईगो को। तो ऐसे ही कौशल यही बता रहा था। थैंक यू वेरी मच कौशल फॉर याद दिलाने के लिए, रिमाइंडर के लिए। तो ये भी नहीं होता है ना, तो फिर वो लेकर आता है अपना डिफेंस मैकेनिज्म। तो पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है, आगे चलें। थैंक यू ऋषि कौशल। ओके, थैंक यू सर। ओके। तो फाइनल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है बातें। सुपर ईगो इज एक्वायर्ड फ्रॉम आवर पेरेंट्स
through experience as it represent our internalization of moral teachings and norms of our society. तो हमारे सोसाइटी से, हमारे मोरल टीचिंग से, हमारे पेरेंट्स से ये हमारा सुपर ईगो बनता है, कॉन्साइंस बोल सकते हैं, इसमें एक एक्सपेक्ट होता है, ठीक है। आइडियल ईगो, आइडियल भी चीज़ें होती हैं कुछ इसमें। तो आपका आइडियलिज्म हो गया, आपका मोरालिटी हो गया, आपका कॉन्साइंस हो गया, इसमें बनता है आपके पेरेंट्स से, आपके सोसाइटी से। अनफॉर्चुनेटली सच टीचिंग्स आर ऑफन क्वाइट रिजिड। देखिए आ गया समस्या यहाँ पे, ये बहुत सारी जो टीचिंग्स होती हैं बहुत ही कठोर, बहुत ही लकीर की फकीर टाइप की होती हैं, ठीक है। इससे ग्रेटिफिकेशन को, जो हमारा ईड वाला डिमांड है, उसके लिए रूम नहीं रह जाता है। बेसिक डिज़ायर जो हमारी होती हैं, हल्का हल्का अटेंशन पाने का, हल्का सा वैलिडेशन, हल्का सा एक्सेप्टेंस हो जाने का, ठीक है, और भी सारे बेसिक डिज़ायर होते हैं, वो भी फुलफिल नहीं हो पाता है ड्यू टू क्या, ये जो आपका सुपर ईगो चाचा बैठे हुए हैं, दादा बैठे हुए हैं, कुछ भी फुलफिल नहीं होने देते बच्चे का इस ईड का, तो दिक्कत तो होगा ना। दे रिक्वायर अस टू बी गुड ऑल द टाइम, हर वक्त गुड बॉय, गुड बैड, गुड गर्ल, गुड बॉय बन के रहो, संस्कारी बालक बन के रहो इनके अनुसार। बिकॉज ऑफ दिस द ईगो फेसेस अनदर डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। फिर ईगो को दिक्कत होने लगता है कि वही सारी चीजें, इट मस्ट स्ट्राइक बैलेंस। देखिए ये बैलेंस बनाता है कि आपका जो प्रिमिटिव अर्जेस हैं इड, और आपका जो मोरल कंस्ट्रेंट्स है सोसाइटी का, इसके बीच में क्या, ये जो कहा गया ईगो, ईगो बैलेंस बनाता है इनके बीच में, ठीक है। आपका ये जो प्रिमिटिव अर्जेस हैं और आपका जो कंस्ट्रेंट ऑफ सोसाइटीज हैं, इसके बीच, सोसाइटी के नियम कायदे कानून के बीच और आपका जो प्रिमिटिव अर्जेस है ईड का, इसके बीच में ईगो बैलेंस बनाने का कोशिश करता है। अब जब नहीं झेल पाता तो अब दिक्कतें आने शुरू होती हैं ईगो के लिए। फ्राइड felt that this constant struggle among id, ego and super ego plays a key role of causing many psychological disorder। देखा आपने साइकोलॉजिकल के डिसऑर्डर का कारण, ये भी है इड, ईगो और सुपर ईगो के बीच का जो कांस्टेंट स्ट्रगल चलता रहता है, ये है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कारण, ऐसा मानते हैं सिगमंड फ्राइड जी, ठीक है। Moreover, he suggested that we can know vaguely what is going on inside the ego when we make what terms as Freudian slip। तो हम बहुत मुश्किल होता है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, हम बहुत मुश्किल से जान पाते हैं, हमेशा हम अवेयर थोड़ी रह पाते हैं अपने चीजों को लेकर। तो जैसे आप देखिए फ्राइडियन स्लिप की बात कही है सिगमंड फ्राइड ने, जैसे स्पीच में आपके दिक्कतें, अरे मैं ये नहीं बोला था, अरे मैं कुछ और बोल रहा था, ऐसे बोलते हैं ना, वो अनकॉन्शियस इम्पल्सिस का ही एग्जीबिशन है, एग्जिबिट होता है, वहीं से आता है। इसमें जैसे एग्जांपल है, देखिए सी वॉज टेम्पटिंग, ओह आई मीन अटेम्प्टिंग, तो टेम्पटिंग का मतलब आकर्षक हो गया, लुभावना हो गया, कंपेलिंग हो गया, है ना। तो अरे नहीं टेम्पटिंग नहीं, सॉरी, दोस्तों के बीच बैठे होते, अरे ओ सी वाज टेम्पटिंग, ओह नो 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 टेम्पटिंग नहीं, आई वाज अटेम्प्टिंग, तो अटेम्प्टिंग ऐसा है। तो ये टेम्पटिंग उसका अच्छा ईड वाला चीज था, लेकिन अरे दोस्तों के बीच गंदा बच्चा बन जाऊंगा तो अटेम्प्टिंग बोल दिया। तो ये फ्राइडियन स्लीप का चीजें हैं, ठीक है। एक और अब लाइफस्टाइल की, डेली लाइफस्टाइल की चीजें में आपको दिख जाएंगी, प्रिमिटिव अर्जेस की चीजें, अनकॉन्शियस की चीजें बाहर आ जाती है, लेकिन कहते हो अरे नहीं मोरालिटी प्रिंसिपल पे भी रहना है ना, तो इसलिए आप उसको सही करते हो, रेशनलाइजेशन वगैरह यूज करते हो, आगे बढ़ेंगे अभी। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, द वर्ल्ड टेम्पटिंग रिवील्स एन अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल इंपल्स। यही पे, अरे ये क्या है आपका टेम्पटिंग शब्द, अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल इंपल्स है आपका, जो सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल है, माना नहीं जाएगा, स्वीकृति नहीं है, आपको बैड बॉय बोल दिया जाएगा। हमें, मैं पर्सनली बताता हूँ, जो है वो है, आप उसको एक्सेप्ट कर लो ना, और बोलो हाँ मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ मैं हूँ बुरा, हाँ मैं हूँ गंदा, मेरे अंदर ऐसे विचार आते हैं, तो मैं क्या करूँ, अब स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे आपको, आप जैसे हो, आप बुरा से बुरा हो ना, आप यकीन कर लो, तभी आपके सुधार का चांस है, नहीं तो आप बहुत अच्छे अच्छे हमेशा बने रहोगे तो आपको बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि हम होते ही वैसे हैं हम, ठीक है। मैं आपको एक पर्सनल चीजें बता रहा था बस सजेशन। तो यहाँ पे देखते हैं, एंग्जाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म का उत्पत्तिकरण यहीं से होता है, ईड और सुपर ईगो के क्लैश से। अब ईगो बेचारा नहीं पाता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बताइए क्या क्वेश्चन है। एक मिनट, जरा सा हम बस डिफेंस मैकेनिज्म खत्म कर ले, उसके बाद ले सवाल पूरा, 10 मिनट और।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं हम सवाल अच्छे से करेंगे, चर्चा करेंगे इस पे, ये चर्चा का विषय है ही। देखिए, एंग्जाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म कोई जल्दी से पढ़े तो कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? ऋषिका, नहीं नहीं, हिरेन आप पढ़ो, हिरेन आप पढ़िए एंग्जाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म से। हेलो हिरेन, Anxiety and defense आप? mechanism, self-protection by the ego. In its constant struggle to prevent the eruption of dangerous impulses, the ego faces a difficult task. Yet, for most people, most of the time, the ego is able to keep up the id in check. For example, consider the case of a middle-aged widow who was strongly attracted to her daughter's boyfriend. If she hadn't had a romantic attachment in years, so her sexual desire quickly rises to the surface. What happens next? According to Freud, when her फ्राइड। ego Freud, when her ego senses that unacceptable impulses are about to get out of hand, it experiences anxiety, intense feelings of nervousness, tension, or worry. These feelings occur because the unacceptable impulses are getting closer and closer to consciousness, as well as closer and closer to the limits of the ego's hold on them in check. देखिए, आया ना यहाँ पे, वही कांस्टेंट स्ट्रगल चलता रहता है डेंजरस इम्पल्सेस और ईगो के बीच। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है ego के लिए। ज्यादातर अपनी बैकग्राउंड बंद कर लेंगे, कोई माइक खुला है किसी का तो। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए ना, ये जो ज्यादातर टाइम पे ईगो को हमेशा का हमेशा ईगो का हमेशा इड को चेक करते रहना बहुत मुश्किल होता है। कब तक आप अपने इड के इम्पल्सेस को देखोगे? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए, एक विधवा महिला है जिनके पति मर चुके हैं। वो मिडिल एज की है, करीब 40, 50, 60 साल के बीच की हैं वो, और वो अपने बेटी के बॉयफ्रेंड के प्रति अट्रैक्ट हैं सेक्चुअली। ठीक है, अब इड है तो है उनका, लेकिन अब समाज का बात करें, मोरालिटी का बात करें, ये तो गलत बात है ना। तो अब देखिए, क्योंकि इनके साथ बहुत रोमांटिक अटैचमेंट नहीं हुआ रहता, सबकी नीड होती है, तो हम इनका सेक्सुअल डिजायर क्विकली सरफेस तक आ जाता है, कि वो चाह उत्पन्न हो जाती है इनके भीतर। अब होता क्या है, फ्राइड के अनुसार ये बोलता कहते हैं, ये जो विधवा महिला, इनके साथ क्या होता है, जब इनका जो ईगो होता है सेंस कर लेता है कि आपके अंदर से आपका ईड का वो चाह आ रहा है सेक्सुअल डिजायर का, जो कि अनएक्सेप्टेबल है, ये भाप लिया ईगो। अब क्या होगा, धीरे 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 वो आएगा, और एक ऐसा समय आएगा ना कि देखा देखा जाएगा कि ये अब तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे समस्या होने लगता है, एंग्जाइटी अकर होने लगता है। अब ईड उसको संभालने में, ईगो जो है ईड को संभालने में दिक्कत का सामना करना लगता है, तो एंग्जाइटी आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, वो ईड जो विधवा महिला का जो ईड का इम्पल डिजायर आ रहा है, इंटेंस फीलिंग यहाँ पे नर्वसनेस, टेंशन और वरी। अक्सर हमने भी सभी फील किया होगा कि मतलब जब अट्रैक्शन हमारा होता है अपोजिट सेक्स जेंडर के प्रति, तो क्या ऐसी चीजें आने लगती हैं, नर्वसनेस, टेंशन और वरी, तो यही सारी चीजें हैं। तो ईड का जो है ईगो नहीं संभाल पाता, तो चीजें वही होती है। दिस फीलिंग अकर्स बिकॉज अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू कॉन्शियसनेस। जब आपके चेतना में, आपके अवचेतन की चीजें चेतना में आ रही हैं, तो आपका ईगो संभाल नहीं पा रहा है ईड को, तो दिक्कतें होने लगती हैं। अब देखिए आगे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ना, ईगो के लिए ना, वो ईड का जो डिजायर है, क्योंकि बहुत ज्यादा शक्ति होता है ईड के पास, संभालना मुश्किल होता है उसके लिए, तो एक और नया निजात लाता है, टेक्निक लेकर आता है, मैकेनिज्म लेकर आता है, जिसको बोला गया है, सिगमंड फ्राइड ने बोला है, डिफेंस मैकेनिज्म। ये बहुत प्रकार के तरीके होते हैं देखिए, और ये काम के भी होते हैं। अगर ये ना हो तो बाप रे, हम जानवर बन जाए पूरी तरह। तो बेसिकली ये जो हमारा ईगो से चीजें निकली होती हैं, जो हमारा एंग्जाइटी जो डेवलप होता है, एंग्जाइटी क्या होता है, वो एंग्जाइटी यहाँ पे मतलब आप ये समझिए कि अनप्लेजेंट फीलिंग होता है, जिससे हमारा टेंशन और वरी होता है, वही सारी एंग्जाइटी होती है। और एंग्जाइटी ना हो जाए, इसीलिए डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं, एंग्जाइटी से बचने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं। तो फ्राइड कंटेंडेड दैट ईगो में रिजॉर्ट टू द वन ऑफ सेवरल डिफरेंट
defense mechanism. These are all designed to keep unacceptable impulses from id out of consciousness and to prevent the open expression. जो आपका id का जो ओपन एक्सप्रेशन आ रहा है, कॉन्शियसनेस में चीजें आ गई हैं, उस कॉन्शियसनेस जो चेतना में आपकी चीजें आ गई हैं, कॉन्शियस लेवल पे प्रेजेंट में आ गई, उसको वापस से रिग्रेस करके या और भी बहुत तरीके अपना के उसको अनकॉन्शियस में ढकेल दो। ये काम होता है। पूरी तरह समस्या से निजात दिलाने का काम नहीं होता डिफेंस मैकेनिज्म का, ये आप याद रखिएगा। बस कॉन्शियसनेस से उसको अनकॉन्शियसनेस में डाल देना होता है ज्यादातर मामलों में। और भी तरीके होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के, बताएंगे, लेकिन मोस्टली यही होता है। पूरी तरह समस्या का हल नहीं होता डिफेंस मैकेनिज्म से, लेकिन हाँ वर्तमान में चाहिए तो हमें बचा के रखती ही है। डिफेंस मैकेनिज्म एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हमें बचा लेता है ईड से। देखिए यहाँ पे ईगो क्या होता है हमने बात कर लिया, रियलिटी प्रिंसिपल क्या होता है बात कर लिया, सुपर ईगो बात कर लिया, फ्राइडे एंड स्लीप बात कर लिया, एंग्जाइटी क्या होता है ये बात कर लिया। ठीक है, टाइम कम है तो थोड़ा डिफेंस मैकेनिज्म भी। हाँ, सब्लिमेशन क्या होता है यहाँ पे अभी बात करेंगे इसके बारे में। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, टेक्निक यूज होता है किसके द्वारा, ईगो के द्वारा, ताकि हम अपने थ्रेटनिंग सिचुएशन से बच सके। अनएक्सेप्टेबल जो मटेरियल आ रहा है हमारे ईड से, उससे जो कॉन्शियसनेस में आ रहा है उसको हटाकर उसको कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियस में ढकेल कर एंग्जाइटी को कम कर रहे हैं। तो ये होता है डिफेंस मैकेनिज्म में। सब्लिमेशन बता ही देते हैं। देखिए ये सब्लिमेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म ही होता है कि मतलब मान लीजिए कोई थ्रेटनिंग अनकॉन्शियस अनएक्सेप्टेबल चीजें हैं समाज में, कुछ इच्छाएं हैं, उसको एक सोशली एक्सेप्टेड फॉर्म वे में उसको चैनलाइज कर लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंग्जाइटी हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा मन कर रहा है मैं पूरा किसी को गाली दे दूं, मैं सर पटक दूं, पूरा बम से घर उड़ा दूं किसी का, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं ना है। तो क्या करोगे आप, जाओगे, विराट कोहली को बहुत गुस्सा आ गया, क्रिकेटर्स को, फुटबॉलर को बहुत गुस्सा आ गया किसी पे, तो वो क्या करेंगे, किसी कोई बहुत ट्रोल कर रहा है उनको पूरा, तो वो क्या करता है, जाके इतना परफॉर्मेंस देता है कि वो इस प्रकार अपना एंग्जाइटी भी रिलीज कर लेता है और परफॉर्मेंस भी देता है। तो ये सब्लिमेशन होता है कि अनकॉन्शियस थ्रेट और चीजें एंग्जाइटी है जो अनएक्सेप्टेबल चीजें है, उस प्रकार के बजाय आप सोशली एक्सेप्टेबल वे में उसको चीजों को आप ट्रांसफॉर्म कर लो, चैनलाइज कर लो चीजों को। सब्लिमेशन यही होता है। तो ये अच्छा तरीका होता है। खैर राइटर्स, पोइट्स, एथलीट्स ऐसा ही करते हैं और हमें ये सीखना चाहिए। वी शुड प्रैक्टिस सब्लिमेशन। तो हाँ, अब देखिए, अब वो अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स जो है वो विधवा महिला का, तो सोशली एक्सेप्टेबल एक्शन में बदलेंगी। वो क्या करेंगी कि रेदर देन उसको हम सेड्यूस करें, रिझाएं, मोहित करें यंग अपने गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड को, रुझाने से बेहतर है कि वो क्या करेंगे यहाँ पे, यही करना। क्या कर सकती है वो, ईड चाहेगा कि ईड को नहीं मानेंगी, वो एक और तरीका अपनाएंगी, चलो इन्हें एडॉप्ट कर लेते हैं और इनको अपने बेटे की तरह मानते हैं और इनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दे देते हैं और इनकी पढ़ाई लिखाई में इनका मदद करते हैं, अपने दामाद का, अपने गर्लफ्रेंड बेटी के बॉयफ्रेंड का। तो ये तरीका यहाँ पे हो गया, इससे वो बच सकते हैं अपने एंग्जाइटी से। ठीक है, अदर डिफेंस मैकेनिज्म आर डिस्क्राइब्ड, ये टेबल यहाँ पे नीचे है, पढ़ेंगे इसमें। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं और ये इनका काम यही होता है ना डिफेंस मैकेनिज्म का, कि एंग्जाइटी को कम करें और एक्सेप्टेबल अर्जेस को, अनएक्सेप्टेबल अर्जेस को जो एक्सेप्ट नहीं होती हैं, उसको हम कॉन्शियसनेस से हटाकर उसको एक अलग डायरेक्शन दे दें या अनकॉन्शियस माइंड में डाल दें। ये इनका काम होता है। तो चलिए, फ्राइड का मानना था कि जब ईगो बहुत ज्यादा अनेबल टू, इसका हद में मतलब बस में चीजें नहीं होती हैं संभालने का ईड का, तो ये एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करने लगता है। तब से हम यही सुन रहे हैं बार बार। अब इसलिए वो अपने इस फीलिंग्स को रिड्यूस करने के लिए ईगो बहुत सारे पैतरे अपनाता है, जिसका नाम यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म है, जो यहाँ पे अभी नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है। बात करते हैं इसके बारे में। हम, टाइम क्या हो रहा है, ठीक है 5 मिनट और लगेगा बस। अब कौन पढ़ेगा, साक्षी आप पढ़ेंगी प्लीज। Repression, forgetting or pushing from consciousness into unconsciousness, unexpectable thoughts or impulses. A woman fails to recognize her attraction to her handsome new son-in-law. देखिए अपना, अब देखिए ये डिफेंस मैकेनिज्म ये है, रिप्रेशन, रैशनलाइजेशन, डिप्लेसमेंट
प्रोजेक्शन और रिग्रेशन कर देता हूँ। एक मिनट। तो हाँ, रिग्रेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है, रिप्रेशन, रैशनलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन और रिग्रेशन यहाँ नीचे। अब मैकेनिज्म क्या क्या अपनाते हैं ये हम पढ़ेंगे पूरा बीच में, फिर उसके बाद इसका बेसिक नेचर क्या होता है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। देखिए रिप्रेशन में क्या होता है, पहले पहले हम क्या करते हैं एंग्जाइटी से बचने के लिए, भूल जाओ, फॉरगेटिंग, ये पहले हम करते हैं। क्या होता है इसमें, अपना कॉन्शियस, जो हमारे कॉन्शियसनेस में चीजें आ गई है, कॉन्शियस में चीजें आ गई है, उसको अनकॉन्शियस माइंड में धकेल दो। ठीक है, आपके जो अनएक्सेप्टेबल थॉट्स आ गए हैं, आपके इम्पल्सेस आ गए हैं, इसको क्या करो, कॉन्शियसनेस से आपके जो चेतना में है, आपके चेतन मन में अचेतन मन में डाल दो, अनकॉन्शियस माइंड में डाल दो, भूल जाओ। कभी कभी तो डिनाइल भी आता है आपके, डिनाइल अब सीधे कोई किसी का बेटा मर गया है माँ का, तो क्या करेगी, डिनाइल कर दो, मानो ही मत, हम नहीं मानेंगे। तो वो डिनाइल भी एक तरीका होता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है वो। तो वो सारी चीजें हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे रिप्रेशन में फॉरगेटिंग का क्या है कि वुमेन क्या करेगी, जो विडो महिला क्या करेगी, वो अट्रैक्शन है उसको भूल जाएगी, ऐसा ही होगा। अब रेशनलाइजेशन आता है, दूसरा तरीका। हिरेन जी आप पढ़िए इसको, रेशनलाइजेशन का। Rationalization, conjuring up socially acceptable reasons for thoughts or action based on unacceptable motives. A young woman claims that she had to eat an entire chocolate cake so that it wouldn't spoil in the summer heat. नहीं बोलते हैं, अरे ज्यादा एक्सप्लेनेशन मत दो इस चीज का, ज्यादा मत बताओ, ठीक है हो गया, कवर अप मत करो। तो आम भाषा में ऐसे ही बोलते हैं रेशनलाइजेशन को। तो इसमें क्या होता है ना, आप कोई हरकत कर दिए हो और आप उससे बचने के लिए, अरे ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है सोशली, ये तो मैंने गलत कर दिया, तो आप उससे बचने के लिए, बेइज्जती, सेम निंदा से बचने के लिए आप उसको एक रीजन देने लगते हो जो सोशली एक्सेप्टेबल हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मान लीजिए फ्रिज में रखा हुआ था चॉकलेट केक रखा हुआ था, हाँ, तो अब महिला को भूख लगा था, उसको या मन कर दिया, ईद का मन हुआ कि चलो भाई खा लेते हैं, तो खा लिया उसने। तो अब लोग पूछ रहे हैं, अरे आप बताओ यार, तुम खा गई बट तुमसे संभाला भी नहीं आ गया, हम लोग पूछेंगे तो हम लोग के लिए नहीं सोचा क्या, और ये और भी लोग हैं। तो बोला अरे नहीं, वो पता है गर्मी हो रहा था ना इतना, अब गर्मी में खराब हो जाता, इसलिए मैंने खा लिया। तो ये है रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो ऐसे हम बच जाते हैं, अक्सर हम यूज करते हैं अपने जीवन शैली में। डिस्प्लेसमेंट बढ़िए हिरेन जी। Displacement, redirecting an emotional response from a dangerous object to a safe one. A man redirects anger from his boss to his child. ठीक है, ओके। देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट, हम हायर अथॉरिटी से तो हम उसके प्रति गुस्सा तो दिखा नहीं सकते ना, तो अपने लोअर अथॉरिटी, अपने मतलब कम थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट के प्रति अपना गुस्सा दिखा लेते हैं। इसमें यही डिस्प्लेसमेंट का इसमें हम यही करते हैं। हमारा जो इमोशनल रिस्पॉन्स आता है वो गुस्से वाला, डेंजरस जो एग्रेशन आता है, हम हायर अथॉरिटी, हायर थ्रेटनिंग लोगों के प्रति नहीं दिखाते, हम अपने लोअर लोगों की अथॉरिटी, अपने लोअर थ्रेटनिंग के समक्ष दिखा देते हैं। आसान शब्दों में बात करें, बॉस ने आपको डांट दिया, अगर आप बॉस को उल्टा पलट के आप गाली नहीं दे सकते, डांट नहीं सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा या आपको फायर कर दिया जाएगा, या आपकी बहुत बदनामी हो सकती है कि ये अच्छे से बात नहीं करता है, एथिकेट्स नहीं है इसके अंदर। तो आप क्या करोगे प्रोजेक्शन में, आप प्रोजेक्शन चल रहा है तो आप क्या करोगे, आओगे अपने बेटे को, अपने पत्नी को पीट देते हैं, अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए। तो या अब देखिए कहानी चलती है कि बॉस ने डांटा किसी को, तो वो आके अपने पत्नी को डांटा, पत्नी ने बच्चे को डांटा, बच्चा क्या करके जाके डॉग को मार दिया, और फिर डॉग ने जाके बॉस को काट लिया। तो ऐसा लोग कहानी अक्सर बनाते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा ये जो मैंने बताया, लेकिन ये चीजें नहीं करनी चाहिए, और भी और भी सही तरीके हैं, सब्लिमेशन आप करिए ना। और ठीक है, तो ये था हमारा प्रोजेक्शन। और कौन पढ़ेगा रिग्रेशन? साक्षी आप पढ़िए, आखिरी है ये, उसके बाद हम बंद करते हैं क्लास। रिग्रेशन, Responding to threatening, हाँ, threatening situation in a way appropriate
to an earlier age or level of development. A student asks a professor to रेज his रेज grade, रेज and when raise his grade, and when refused, throws throws a temper टेंट्रम। tantrum. ठीक है, ठीक है। देखिए, अब रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेशन में आपको आपने कुछ गलत कर दिया तो आप बिहेव करने लगोगे बच्चों जैसा, ठीक है। तो अक्सर होता है कि मतलब कोई स्टूडेंट गया प्रोफेसर के पास, अरे आपने कितना कम मार्क्स दिया है, प्लीज प्लीज मेरा मार्क्स बढ़ा दीजिए, मैंने इतना लिखा था देखिए। तो मैं बोला नहीं नहीं, तुमने गलत लिखा है, अ, पूरा लिखना था 2 पेज, तुमने 1 ही पेज लिखा है, तो उसी हिसाब से नंबर मिलेगा ना। तो फिर उसने टैंट्रम करना शुरू कर दिया, टेम्पर करना, बच्चों जैसा बिहेव करना शुरू कर दिया, है ना। 20 साल की है, बिहेव करना शुरू कर दिया 12 साल की बच्ची की तरह। तो ये सारा जो तरीका क्या है अपने एंग्जाइटी से बचने के लिए, और भी चीज़ें, कुछ और भी चीज़ें उसको अलग अपने एंग्जाइटी को अलग चीज़ों में ब्रेक करने के लिए वो ऐसा करती है, ठीक है। व्यक्ति, बच्चा हो बच्ची हो, जो भी बच्चे भी बहुत ऐसे 20 साल 22 वाले लड़के भी ऐसा बहुत करते हैं। तो ये है हमारा रिग्रेशन का तरीका। थ्रेटनिंग सिचुएशन को इस तरह मतलब अप्रोप्रिएट वे में कर दो जैसा कि आप अर्लियर एज जैसा दिखने लगो, और अपने जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उससे कम वाले की तरह बिहेव करने लगो। समझ में आ गया? रिग्रेशन, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रेशनलाइजेशन, रिप्रेशन। रिप्रेशन और रिग्रेशन में क्या होता है, रिप्रेशन में हम भूल जाते हैं, और रिग्रेशन में हम बच्चों की तरह अपने डेवलपमेंटल एज जो होता है जो उसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। समझ में आया? कि कोई डाउट, कोई समस्या, कोई फीडबैक, किसी कुछ बोलना है आप बताइए। सॉरी, वो एक्चुअली मेरा गलती से हैंड रेस बहुत टाइम तक रहा था, लाइक लास्ट टाइम, तो डाउट मेरा ऐसा कुछ है नहीं, सो या माय अपोलॉजीज, तो मैंने बाद में नीचे कर लिया था। ओके। ओके। ऋषिका भी काफी अच्छे से साइकोलॉजी पढ़ती हैं, तो अच्छा है। खैर अच्छा लगा। ऋषिका कैसा लगा ओवरऑल क्लास वगैरह? कोई सारी चीजें समझ में तो आई ना? हाँ हाँ, मुझे अच्छा लगा, मतलब सारी चीजें रिकॉल हो गई। थैंक यू वेरी मच। हाँ भी, हाँ बताइए अभिषेक। हम्म, हम्म, हम्म। राइट और रॉन्ग का पर्सपेक्टिव देखिए बहुत ज्यादा साइकोलॉजी के पास है नहीं अभी। अब कोहलबर्ग का एक मोरालिटी प्रिंसिपल है, तो वो पढ़ना पड़ेगा, वो कभी समझाएंगे, अब तो अच्छे से बताएंगे। तो उसमें यही है कि अब अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज में आपका मोरालिटी अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से बनता है, ठीक है। तो अब इसमें अब ऐसा चाहिए ज्यादा मोरालिटी क्या है, मोरालिटी का अगर हम फिलोसफी वाले तरीके से बात करें या उस तरीके से बात करें जो कि फिलोसफी से हल्का सा हट के बात करेंगे, कि वो डायनेमिक इन नेचर होता है। अब हाँ, साइकोलॉजी के फील्ड में भी ये डायनेमिक इन नेचर होता है, हमारा मोरालिटी क्या सही है क्या गलत है। आपको हलबर्ग का मॉडल पढ़ोगे, मुझे पूरी तरह याद नहीं है, मतलब इतना याद है मतलब कि अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरीके की डेवलपमेंट होती है हमारे मोरालिटी का। मैं पढ़ के तुरंत रिकॉल करके चीजें आपको बेहतर बता पाऊंगा, ठीक है। तो उस पर चर्चा करेंगे, यही है अभी। और कुछ देखिए, मैं और इसमें एडिशनली बातें बताऊं तो मोरालिटी ऐसा कोई ऐसा अभी तक थ्योरी वगैरह नहीं है इसका कोहलबर्ग के अलावा, और उसमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म है कि एज एक, देखिए साइकोलॉजी की बात करें ना, एक क्वाजी एक्सपेरिमेंटल है, तो इसमें हम पूरी तरह नहीं बता सकते नैतिकता को किस तरह देखा जाता है। नैतिकता को इसी तरह देखा जाता है, अब अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में अलग अलग तरीके की आपकी नैतिकता होगी, इतना ही समझिए अभी। पार्ट ऑफ फिलोसफी नहीं है, ये अलग हो गया। देखिए हमने इंट्रोडक्शन इन साइकोलॉजी में बात करा था, ये पहले हुआ करता था फिलोसफी का पार्ट, लेकिन अभी ये एम्पेरिसिज्म यूज करता है, एम्पेरिसिज्म।
तो एम्पिरिसिज्म का जो साइंटिफिक पद्धति है, हमने डिफिनेशन याद करी है, व्हाट इज साइकोलॉजी, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस, एंड व्हाट इज बिहेवियर एंड व्हाट इज कॉग्निटिव प्रोसेस एंड व्हाट इज व्हाई इट्स कम अंडर द साइंस, हमने पढ़ा था ये सारी चीजें, इफ यू रिमेंबर। तो हाँ, अब फिलोसफी में अलग वो उसका अलग एपिस्टेमोलॉजिकल टूल है, मेथोडोलॉजी है, यहाँ पे अलग मेथोडोलॉजी है, अलग एपिस्टेमोलॉजी है, तो साइंटिफिक है ये प्रोसीजर, कहने का मतलब। तो इसमें हम बहुत नैतिकता का बात करेंगे, फिलोसफिकल एस्पेक्ट का, spirituality का, तो हाँ, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज नॉलेज, हाँ, व्हाट इज नॉलेज है क्या, ये जो आप बता रहे हो ये है क्या, और ये कहाँ से आया, और भगवान सच में है कि नहीं है, क्या भगवान क्या है, तो ये सारी चीजें उसमें होती हैं, वो भी बहुत गजब का है। ऑन्टोलॉजी भी होता है। अब आजकल जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म पे जाता है ये सिद्धांत है, तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म से आके फिर उसके आगे आप एम्पिरिसिज्म वगैरह यूज करते हैं, अभी साइंस प्योर साइंस नहीं है साइकोलॉजी, लेकिन बहुत सारी चीजें प्योर साइंस भी हैं। तो अब मोस्टली ये क्वाजी एक्सपेरिमेंटल है, पूरी तरह नहीं है। आप क्योंकि देखिए पॉसिबल कैसा है, आप कैसे पॉसिबल ही कर सकते हो, इतना हमारा कल्चर डिफर करता है, इतना हमारा एवरी पर्सनालिटी इज यूनिक एंड डिफरेंट, तो कैसे हो पाएंगी चीजें। अब्स्ट्रैक्शन को, इनटेंजिबल चीजों को टेंजिबल बनाना, उसको स्कोर में कन्वर्ट करना, उसको कंपेयर करना, इट्स टफ ना। तो ये कुछ लिमिटेशन है साइकोलॉजी को, उसको समझते हुए अगर सवाल करेंगे तो इस पे हम कभी सवाल क्लास रख सकते हैं, हम बताएंगे आपको इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम, आपका सवाल यही था ना कि मोरालिटी को कैसे साइकोलॉजी देखती है, तो इसीलिए ऐसे ही देखती है कि अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस पे हमारी मोरालिटी अलग अलग तरीके से डेवलप होती है। जैसे उसमें आया था कि एक बच्चा है, नहीं, एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी बीमार है, तो उसकी पत्नी बीमार है, तो बताओ वो जाके चोरी कर लिया, वो जाके उस मेडिकल स्टोर से, उसके पास पैसे नहीं थे, गरीब था, उसने चोरी कर लिया। तो बच्चों से पूछा गया, तो उसने पूछा गया कि बताओ ये इसने चोरी कर ली अपने पत्नी के बीमारी के लिए, तो ये क्या सही है। तो बच्चों ने बताया कि अरे, क्योंकि बच्चों का मोरालिटी कैसे बनता है, मम्मी ने मार दिया तो गलत, मम्मी ने ताली बजा दिया, टॉफी दे दिया तो सही। तो इस हिसाब से बच्चे की मोरालिटी बनती है, ठीक है। तो उस हिसाब से बताया कि पता नहीं क्या बताया, ये शायद बताया था कि गलत है, गलत है, चोरी किया, चोरी करना पाप, गलत है, तो बच्चों ने बताया। तो फिर उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल बताया, बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल सही। हम्म, चाय पीते हुए। हम्म, वही बात है। आचार्य प्रसाद जी का मैंने भी सुना है ये वाला, अच्छा है, सही है, अच्छा है, थैंक यू, अच्छा है, सही बोल रहे हैं आप। तो वही है ना भाई, देखो आप होशमंद होके कोई मतलब होशमंद का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉज एंड इफेक्ट जान लो, ऐसा करने से क्या क्या कारण होगा, और अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं, तो उसके हिसाब से इवेलुएट करना, कॉज एंड इफेक्ट को जानते हुए आप चीजों को बिल्कुल। अब होशमंद होना क्या है, मतलब यही तो है, आप प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर रीजनिंग कर पा रहे हो, क्या सही है, क्या क्या सही है, क्या गलत है, कैसे डिसाइड होगा। अब प्रॉपर आपका हालात ही अलग है, और आप इसका कॉज एंड इफेक्ट आपको पता है, तो वो सभी बहुत सारी चीजें में डायमेंशंस में आती है, तो इससे आपका होशमंद आता है। अब बेहोशमंद आपको पता है नहीं, आप खुद कंफ्यूज हो, उसका कॉज एंड इफेक्ट पता है नहीं, आपने डिसीजन मेकिंग कर लिया, तो गलत ही होगा मोस्टली। और एक और स्पिरिचुअलिटी के डायमेंशन देखे तो वो देखिए प्रेम का ज्यादातर चीजें उस सिद्धांत से चीजें चलती हैं। अब प्रेम से मतलब उसमें तो लव, अब अल्बेर कामू का फिर आ जाता है, लव इज द ओनली थिंग्स, लव इज नॉनसेंस, दैट इज ओनली थिंग इन द वर्ल्ड दैट मेक सेंस। तो वो तो अलग ही चीजें हैं, खैर इस पे भी चर्चा कर सकते हैं हम। तो थैंक यू कंट्रीब्यूशन, और कुछ बोलना है आपको।
किसी को और कुछ बातचीत करना है, सवाल करना है, फीडबैक? हिरेन जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, अच्छा था, हाँ काफी अच्छा था, क्लियरिटी काफी अच्छी थी। ओके, थैंक यू वेरी मच। साक्षी, आप बताएंगे कुछ प्लीज? अच्छा लगा आज का क्लास। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और कौन है? कौशल भाई, आप बताएंगे कुछ? हेलो कौशल। नहीं नहीं, ठीक है, अच्छी थी क्लास, सही रहा। आज नेटवर्क इशू भी नहीं था इतना। थैंक गॉड, थैंक यू वेरी मच। तो कल का टॉपिक हम बता देंगे आपको। हाँ हिरेन जी बताइए, हिरेन जी बताइए। सॉरी भाई जी, एक एक क्वेश्चन था। तो ये बताइए बताइए। कॉन्सेप्चुअली समझ में आया, इसकी एप्लीकेशन बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे रहेगा, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट बताया फ्रॉड ने। हाँ, इन्होंने ना, अब देखिए साइको एनालिसिस बनाया था ना, इसी हाँ के हाँ, तो बल उसमें पे। आएगा क्या इसका एप्लीकेशन? उसमें ओके, आएगा, पूरी चीजें हैं साइको एनालिसिस ठीक में, है ठीक है कैसे ठीक है। करना है, क्या करना है। आगे अब और पढ़ेंगे, देखिए कार्ल यूंग का, फिर कार्ल रॉजर्स का, और बहुत सारा टेक्निक्स है वो। हम थोड़ा सा काउंसलिंग साइकोलॉजी वाली चीजें हैं ये। और ये उसमें एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन है चीजें, ठीक है, थैंक यू। वो भी बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, ओके। तो गुड नाइट। वी आर साइकोलॉजी, सभी को बोलना है वी आर साइको। 1 3 2 1। थैंक यू। ओके, थैंक गुड यू नाइट। वेरी मच। गुड नाइट एवरीवन, बाय।